मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वोटिंग से जो हारे जीते वही है राजनीति। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी असत्य से हारता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। राष्ट्रपति के पास ताकत अपार या महामहिम को चलाती है सरकार? क्या हो अगर दोनों में हो जाए तकरार? मिस्टर प्रेसिडेंट। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग यानी दूसरे दल जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन देने की बात भी आई और इस सबको अंतरात्मा की आवाज बताया तो कुछ ने विचारधारा। आइए आपको दिखाते हैं कि किन किन नेताओं ने आज की पार्टी के लाइन क्रॉस करके वोटिंग की। अंतरात्मा की आवाज कहां कहां सुनाई दी, ये हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा साहब ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दिया जाए, तो यूपी में सपा विधायक शहजील इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। समाजवादी पार्टी ने हालांकि यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव ने भी उत्तर प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। शिवपाल जी अखिलेश यादव के चाचा हैं। गुजरात में एनसीपी के इकलौते विधायक हैं कांधाल एस जडेजा ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, जबकि एनसीपी महाराष्ट्र में यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी दिखाई दी। उड़ीसा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने असम में क्रॉस वोटिंग की है। अभी उनके नाम नहीं आए, लेकिन काफी विधायक हैं जिन्होंने इस तरह की क्रॉस वोटिंग की है और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। आपको याद होगा कि जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने अपील की थी, कल ही अपील की है कि जो सांसद है, विधायक है, वो अंतरात्मा की आवाज से वोट दें। राष्ट्रपति चुनाव में हार और जीत का मार्जिन काफी मायने रखता है। इससे ये साबित होता है कि देश में सांसदों और विधायकों की खुद की राय क्या है, क्या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करते हैं। आइए आपको हम ऐसे कुछ राष्ट्रपति चुनाव दिखाते हैं जिनके नतीजे इतिहास में दर्ज हो गए हैं। किस तरह से चुनाव हुए, उसमें किस राष्ट्रपति को कितने वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन कहाँ रहा, वो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उनका जो दूसरा चुनाव था यानी 1957 का, वो सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें 99% वोट राजेंद्र प्रसाद को मिले थे। उनको 4,59,698 वोट मिले थे और उनके खिलाफ जो चौधरी हरिराम खड़े थे उन्हें सिर्फ 2,672 वोट मिले थे। 4,57,026 वोट से ये जीत हासिल हुई थी। दूसरी बड़ी जीत जो है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था और उनके सामने जो स्वतंत्रता सेनानी थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वो खड़ी हुई थी। उस समय 8,15,518 वोटों से उनको एपीजे अब्दुल कलाम को जीत हासिल हुई थी। उनको 9,22,884 वोट मिले थे। ये 2002 का चुनाव था जब वाजपेयी जी ने एपीजे कलाम को अपना उम्मीदवार बनाया था। एक और महत्वपूर्ण चुनाव है जो राष्ट्रपति चुनाव का इकलौता चुनाव है, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। जनता पार्टी की सरकार थी 1997 में। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। 1969 का जिक्र करें, यह भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो सबसे कम जीत के अंतर वाला, सबसे छोटी जीत के अंतर वाला चुनाव है वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में, जिसमें वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले और नीलम संजीव रेड्डी को 4,05,427 वोट मिले। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में कांग्रेस उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी और कांग्रेस की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, जबकि इंदिरा गांधी ने अपनी तरफ से वरा वेंकट गिरी, वीवी गिरी साहब जो है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया था और उसमें सबसे कम मार्जिन रहा था 14,650 का। और इंदिरा गांधी ने उस वक्त अंतरात्मा की आवाज से
वोट देने की अपील की थी। इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि सांसदों और विधायकों को कि वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो है अपना वोट डालें, और उस समय नीलम संजीव रेड्डी की बजाय बीबी गिरी वहां पर चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अंतरात्मा की आवाज भी जमकर सुनी गई। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटिंग से पहले सांसदों और विधायकों से ये अपील की थी। इसके बाद नेताओं की अंतरात्मा भी शायद जाग गई। इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुन लेते हैं। नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे और जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, तो उन्होंने नेताजी पर आरोप लगाया था, आपको पता ही है, आरोप लगाया था ISI के एजेंट हैं। और एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो इसलिए स्वाधीन मन से ये चिंता करके हमने निष्पत्ति लिया, सोचा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए, तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया हूँ। वोटिंग से पहले जहां यशवंत सिन्हा लोकतंत्र की दुहाई देकर सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज से वोट देने की अपील कर रहे थे, वहीं कुछ नेता ऐसे भी थे जो राष्ट्रपति भवन में किसी मूर्ति को नहीं बैठाने का दम भर रहे थे। देखते हैं। यही कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तो पहले भी यशवंत सिन्हा जी को समर्थन दिया है। आज बिहार में सभी विपक्ष के लोग गोलबंद होकर के उनके पक्ष में मत कर रहे हैं, और हम लोग तो चाहेंगे कि जो देश में अराजकता का माहौल है, जहां संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, जहां संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जहां संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां एक ऐसा राष्ट्रपति आए जहां हर चीजों को संभाले और देखे। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति की भूमिका पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हैं नंद कुमार साय साहब हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और कई अखबारों के संपादक और सांसद रहे संतोष भारतीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के पोल के सवाल की। आज का हमारे पोल का सवाल है कि क्या द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। ये सवाल हमने इसलिए पूछा है क्योंकि हम जो हमारे यहाँ राजनेता हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरह के सवाल उठाए। हम द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करते हैं, और लेकिन जो राजनीति में विवाद चल रहा है उसको लेकर हमने सोचा कि जनता की राय ली जाए। इस पर चर्चा करेंगे, आप अपना वोट दीजिएगा। हम चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि शेखर सिंह साहब, नंद कुमार साय साहब और संतोष भारती जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साय साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि न्यूज इंडिया पर ही हमने सबसे पहले इस बात को लेकर चर्चा की थी कि आदिवासी उम्मीदवार होना चाहिए, और आपने इस बात का ज़्यादा जोर देकर बात की थी। तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं और देश को भी बधाई देना चाहता हूं। कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को जो आज खत्म हुआ है, वोट खत्म हुआ है? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति वर्ग की महिला हैं द्रौपदी जी, और उनको उम्मीदवार बनाया गया है जी। और हम समझते हैं
कि जो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जी हेलो जी। हाँ, बहुत सारी बातें उठाई जा रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है वो कैसे काम करेंगी, रबर स्टाम्प है और इसी तरह की बातें हैं उठाई जा रही है। मैं समझता हूँ ये गलत है। द्रौपदी जी पढ़ी लिखी हैं, गवर्नर रही हैं और बड़े बड़े काम को की हैं। अपने जीवन में उन्होंने जिस प्रकार के फैसले गवर्नर रहते हुए किए हैं जी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में एक श्रेष्ठतम राष्ट्रपति सिद्ध होंगी। जी आओ श्रेष्ठतम राष्ट्रपति सिद्ध होंगी। अब जब वो 25 तारीख को शपथ लेंगे, अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद के पर हम उस पर चर्चा करेंगे। संतोष भारतीय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष भारतीय जी हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, पत्रकार के तौर पर भी और राजनेता के तौर पर भी। सर, राष्ट्रपति को लेकर इतने राष्ट्रपति आपने भी देखे हैं, बहुत सारे हुए, बहुत सारों पर विवाद भी हुआ, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब भी कभी हमारे देश की एक मानसिकता में कहीं पर है कि कोई महिला आ जाए, कोई आदिवासी आ जाए, कोई दलित आ जाए, तो हम उनकी कॉम्पिटेंस को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। क्या ये सही सवाल है द्रौपदी मुर्मू को लेकर कि वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी या मूर्ति होंगी? बहुत सारे राष्ट्रपति रहे, उनके कार्यकलापों पर हम आज चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन क्या ये जो मानसिकता है वो ठीक है और आप राष्ट्रपति की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैं राष्ट्रपति की भूमिका को विजय जी इस तरह से देखता हूँ कि ये विवाद का विषय कभी होना ही नहीं चाहिए। जी कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिन चुनावों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से और राजनीतिक विद्वेष से अलग रखना चाहिए, जिसमें एक राष्ट्रपति पद का भी चुनाव है। जी मुझे ये ध्यान है कि बहुत सारे लोगों जो दलों के सदस्य थे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अपने दल से त्यागपत्र दिया और ये कहा कि अब तक मैंने दल की राजनीति की है, लेकिन अब हम देश की राजनीति करेंगे। कम से कम एक नाम मुझे याद है, भैरों सिंह शेखावत जी का, जी उपराष्ट्रपति के जिन जो गए थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और वहाँ से लौट करके आए थे। तो विजय जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये चुनाव विवाद का विषय बनता है तो फिर देश में भरोसे के विश्वास का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो टूटता है। जी हालांकि देश में किसी को भी किसी भी संकट के समय राष्ट्रपति के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता, वो वहीं जाते हैं। और अगर आप जाने से पहले, मैं देश के राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूँ, आप पहले ही किसी नाम को या किसी पद को विवाद का विषय बनाते हैं तो बाद में जाने का आपका नैतिक साहस कम हो जाता है। जी जहाँ तक द्रौपदी जी का सवाल है, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने विजय जी की मानसिकता के बारे में बहुत सही बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ अब भी माना जाता है कि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है या जो उन समाजों से आता है जिन्हें रिजर्वेशन मिला है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो या कोई भी, लोग कहते हैं अरे ये तो रिजर्वेशन वाला है। एक अपर क्लास की मानसिकता है उच्च जातियों की, जिसमें आप और हम भी आते हैं। जी जो हमारे देश के बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि अरे रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए, और कभी कभी कुछ राजनीतिक दल भी उसका आंदोलन चलाते हैं। तो देश में ये ज़रूर भावना है कि जो दलित है, वंचित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, इसमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, समझ नाम की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ तुक्के से अपना काम चलाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये आपने बहुत सही कहा, ये है हमारे देश में मानसिकता, और इस मानसिकता को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सदियों से हमारे दिमाग में घुसी हुई है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और संकट के समय अभी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद किस तरीके से विवादों के घेरे में पड़ा हुआ है, और अलबत्ता श्रीलंका का राष्ट्रपति ही उसको और संकट में डालेगा या उभारेगा। देश का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देश का राष्ट्रपति, मेरा ये मानना है कि कभी भी विवाद का विषय होना नहीं चाहिए, और ये वाक्य अंतरात्मा की आवाज़, बहुत सारी चीज़ें दोहरानी नहीं चाहिए। इंदिरा जी ने एक विशेष परिस्थिति में इस सवाल को उठाया था, अंतरात्मा की आवाज़, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम उससे बहुत साल आगे निकल गए, हमारी समझ भी बढ़ी है, और हमें उस समझ को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह से राष्ट्रपति को या कोई भी होता, द्रौपदी मुर्मू जी इस आज के सवाल में
उन्हें विवाद का विषय बनाना ही नहीं चाहिए था। चुनाव है, चुनाव ठीक होता है। जो जीतता वो- सब जानते हैं, द्रौपदी जी जीतेंगे। जी। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब, न्यूज इंडिया पर हम लोग नंद कुमार साहिब भी थे जब चुनाव नाम उनका आया था। उससे पहले हमने आदिवासी एक राष्ट्रपति की संभावनाएं पर जोर भी दिया था और ये जताया था, मांग की थी एक तरह से कि भाई देश में एक आदिवासी की भी ज़रूरत है राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या पॉलिटिक्स हैं हिंदुस्तान की, वो पॉलिटिकल परसेप्शन से चलती है। आप कभी दलित बनाते हैं, कभी मुसलमान बनाते हैं, कभी महिला बनाते हैं, अब आदिवासी बनाया है। लेकिन इससे न तो समाज में उनके से जो जुड़ा समाज है उसमें कोई बड़ा बदलाव होता है और ना ही कोई एक बड़ी क्रांति आ पाती है। आप इस बात को ठीक समझते हैं? देखिए विजय जी, इस बात से तो मैं सहमत हूँ जी कि राजनीति परसेप्शन से चलती है, जी लेकिन ये भी तय है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार है जी या जो राष्ट्रपति बनते हैं, जी उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, जी संविधान और राजनीति की समझ क्या है, समाज की संरचना और शक्ति संबंधों की समझ क्या है, जी। ये बहुत जरूरी है। जी और ये भी तय है कि समाज में चूंकि विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, जी तो कोई व्यक्ति जो किसी भी जाति या संप्रदाय या ऐसे वंचित समाज से आता है, तो उसकी अपनी जिम्मेदारी तो होती है जी। कि उन समूहों के हितों को वो प्राथमिकता दे। जी लेकिन ये भी सत्य है कि राष्ट्रपति की अपनी सीमाएं हैं। राष्ट्रपति शासन नहीं करता, जी राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है, किंतु उसके पास सत्ता या शासन के निर्णय के अधिकार नहीं है। तो आप ऐसी परिस्थिति में जो संसदीय लोकतंत्र है और जहां भारत में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, जी राष्ट्रपति हैं जो राज्य प्रमुख हैं, जी उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए सुझावों के द्वारा तय होता है। तो वैसी स्थिति में कुछ खास विवेक सम्मत परिस्थितियों को अगर आप छोड़ दें, तो फिर राष्ट्रपति के किसी भी व्यक्ति के बनने से कोई उसके अधिकार और उसकी शक्ति में बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। जी इसलिए व्यक्ति का महत्व है, इसलिए कौन व्यक्ति देश का राष्ट्रपति है। इसलिए देश के राष्ट्रपतियों का नाम गिनाते समय हम के.आर. नारायणन से लेकर के या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों का नाम, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम तो है ही, तो ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हैं जिनका व्यक्तित्व राष्ट्रपति पद के जी समय जो जी। विवेक सम्मत उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी लेकिन बहुत सारे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल लगभग आप मानिए कि वो एक रबर स्टाम्प जैसा ही रहा, इन द सेंस कि न तो उन्होंने कभी विवेक सम्मत अधिकारों का प्रयोग किया और राजनीतिक दलों के कहने या उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ही प्राथमिकता दी। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि दलों के अंदर का भी कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तय किया गया है, उसका व्यक्तित्व दल के अंदर और दलीय राजनीति में क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है। अगर किसी बहुत ज्यादा सामान्य राजनेता को आप उम्मीदवार बनाते हैं तो निश्चित रूप सर, इस से पर हम बात करते हैं कि ये व्यक्ति को पहचानना और सामान्य व्यक्ति, इस पर भी चर्चा करेंगे। संतोष जी भी और आप दोनों लोग इस पर रोशनी डालिएगा। साहिब साहब, जो शशि शेखर सिंह साहब प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो हैं परसेप्शन के लिए आदिवासी को, दलित को, मुसलमान को, महिला को बना देते हैं और कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से, प्रोफेसर साहब है ना, तो बारीकी से बहुत सारी बातें छान कर कह दी हैं। जी जी जी। तो आप उस पर कुछ जोड़ना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रपति पद है, मंत्रिमंडल है, ये सारा हमारे संविधान से चलता है। जी। संविधान में एक व्यवस्था है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं जी। लेकिन देश का सारा काम जो मंत्रिपरिषद काम करती है वो सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम पर होता है। जी। और अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, कुछ कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख अधिकारी शासन के नाते नहीं होते हैं, वो संविधान के नाते होते हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि ये जो बातें आ रही हैं कि भाई राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद जो तय करता है उसका वो करते हैं, समर्थन करते हैं, और ये सारा कुछ चलता है संविधान से। जी। और इस कारण से राष्ट्रपति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है
जब कभी कोई, अभी तक ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कभी आई है मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन जब कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जब वो सरकार और मंत्रिपरिषद में कोई बातें सामने आती हैं और निर्णय करना होता राष्ट्रपति जी को, तब उनके भूमिका की स्थिति पर वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पड़ सकती थी जी, वो महत्वपूर्ण है। हम लोग राष्ट्रपति को हमारे परिवार के बुजुर्ग मुखिया की तरह से देखते हैं कि वो हर दिन काम में दखल नहीं दे रहा, लेकिन जिस दिन संकट हो तब उनकी क्या भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। जी जी जी। भारतीय साहब, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप संतोष साय साहब? जी, आप कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि राष्ट्रपति जो हैं वो संवैधानिक प्रधान हैं और उनके नाम से पूरा देश का शासन प्रशासन सब चलता है जी। और सामान्य स्थिति में उस संविधान को फॉलो करते हैं जो मंत्रिपरिषद को तय करते हैं, उसका वो उनके नाम से वो चलता है। कोई संकट की परिस्थिति हो तब शायद राष्ट्रपति अपनी भूमिका में या कोई उसको आगे ले जाने उबारने के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सामान्य स्थिति में तो वो संविधान के प्रमुख हैं और उनके नाम से सारा काम चलता है, मंत्रिपरिषद के निर्णय को वो फॉलो करते हैं। जी, भारतीय जी, जो प्रोफेसर सिंह ने कहा कि व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण होता है कई बार परसेप्शन के अलावा, लेकिन इतने सारे किस्से हैं, मैं राष्ट्रपति के जो हमारे किस्से हैं, किस्से का मतलब जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई बार ऐसी भूमिकाएं रहीं जब राष्ट्रपति ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जैसे कि वो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं तो ऐसे मौके आए जब उन्होंने संविधान की रक्षा करने का काम किया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हमने व्यक्तित्व के तौर पर चयन किन्हीं कारणों से किया होगा, लेकिन जब भूमिका का वक्त आया, निर्णय का वक्त आया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से भूमिका की। आप इसको कैसे देखते हैं? नाम लेना मैं अभी इस समय उचित नहीं समझता, लेकिन ये कह देना कि संवैधानिक प्रमुख हैं, उनका कोई काम नहीं होता, मैं इसको थोड़ा सा कमतर समझता हूँ राष्ट्रपति की भूमिका के तौर पर। क्योंकि राष्ट्रपति जब देश पर या सरकार कहीं तानाशाह हो रही हो या लोकतंत्र की कमजोरी की बात हो रही हो, तो राष्ट्रपति उस सब में एक ही बार में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विजय जी, आप सही कह रहे हैं और शशि जी भी इस बात को जानते हैं। हमारे यहाँ जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें कई सारे राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की या संसद के द्वारा पास किए हुए बिल को दस्तखत करने से मना कर दिया और वापस भेजा जी। और उन बिलों के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा में दोबारा चर्चा हुई। ये कई ऐसे लोग हैं, जिसमें एक नाम मैं ज्ञानी जैल सिंह का भी लेता हूँ कि देखिए राष्ट्रपति कुर्सी का भी एक महत्व होता है जी। क्योंकि जज की कुर्सी के ऊपर बैठ करके आदमी बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण फैसला दे, उसको अपनी साख का या लोक लाज का भी डर होता है। उसी तरीके से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति सब कुछ कह सकता है अगर सही समझता हो, और ये मैं मानता हूँ कि संकट के समय राष्ट्रपति का बड़ा रोल है, वो भले ही एक बार निभाए। लेकिन हाँ, ये आशा की किरण है कि हमारे देश में कई राष्ट्रपतियों ने कई तरह के बिल लोकसभा को वापस लौटाए हैं, राज्यसभा को वापस लौटाए हैं, जिनमें संशोधन के बाद जब वो कानून बन के उनके पास आए तब उन्होंने दस्तखत किए तो वो कानून बने। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को बहुत आसानी के साथ, और भारत में तो हर व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि उसमें इतनी समझदारी है कि जिस पद के ऊपर वो बैठा है उस पद की मर्यादा और उस पद का संवैधानिक महत्व उसको अच्छी तरह समझ में आता है, और वो और उस जिम्मेदारी से वो भागेगा नहीं कभी। एक बार फिर बात कर लेते हैं हमारे आज के पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या द्रौपदी मुर्मू रबर स्टाम्प राष्ट्रपति होंगी? आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज़ इंडिया 24/7 पर अपनी राय दे सकते हैं। उसका नतीजा हम शो के आखिर में बताएंगे। आप ट्वीट करके भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। देश में आज 15वें राष्ट्रपति के लिए वोटिंग का काम पूरा हो गया, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपील करते हुए कहा कि देश को एक रबर स्टैंप वाला राष्ट्रपति नहीं चाहिए। इसी मुद्दे पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है कि आखिर उनका क्या कहना है। देखिए जन का मन। भारतीय जनता पार्टी ऐसे दांव ही चलती है इस प्रकार के। पिछली बार अनुसूचित जाति के थे, इस बार अनुसूचित जनजाति की महिला को बनाया, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनाए बीजेपी, तब हम लोग जाने
अनुसूचित जाति की महिला थी, उनको कहीं का मुख्यमंत्री बनाते तब हम जानते। हमें लगता है कि उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी अपने अधिकार का उपयोग करके अगर जीतती है तो, लेकिन हमें लगता है कि लड़ाई बहुत रोचक है। यशवंत सिन्हा जी इस चुनाव को जीतेंगे। बीजेपी ने पिछली बार जो उम्मीदवार दिया था और उनका जो कार्यशैली रही है उससे तो ऐसे लग रहा है कि ये भी उसी तरह काम करेंगे, इसीलिए बीजेपी ने इनको चुना है। कुछ चुनिंदा ट्वीट्स भी हम लोग देख लेते हैं जो दर्शकों ने हमें भेजे हैं। ये ट्वीट है, जिन राजनेताओं ने महिलाओं को कमजोर बताने की कोशिश की है उन्हें हमेशा ही शिकस्त मिली है। ये प्रभाकर ने ट्वीट किया है, जिन राजनेताओं ने महिलाओं को कमजोर बताने की कोशिश की उन्हें हमेशा ही शिकस्त मिली है। तो ट्वीट है, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के एक बड़े वर्ग को नेतृत्व मिलने जैसा है। पायल शर्मा ने ट्वीट किया है, द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश के लिए एक बड़े वर्ग को नेतृत्व मिलने जैसा है। देश में कई बार राष्ट्रपति की शक्तियों, अधिकारों पर भी सवाल उठाए जाते रहे। कहा जाता रहा है कि सरकार के दबाव में राष्ट्रपति ने काम किया। क्या ऐसा वाकई हुआ? आइए आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम ये दिखाते हैं। राष्ट्रपति के कुछ ऐसे ही फैसले जिसमें राजेंद्र प्रसाद साहब पहले राष्ट्रपति, साल 1951 में केंद्र में नेहरू सरकार के हिंदू कोड बिल का उन्होंने विरोध किया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में भी वो शामिल हुए थे, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने उसका विरोध किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे तीसरे राष्ट्रपति, वैसे दूसरे राष्ट्रपति, चीन पर आसानी से भरोसा करने और हालात की अनदेखी करने पर नेहरू सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए थे और ये भी कहा था, उनका दबाव बना तो रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वीवी गिरी ने साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसको लेकर विवाद हुआ था और साल 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये दोनों अध्यादेश थे और संसद के सत्र शुरू होने से पहले उस पर राष्ट्रपति ने दस्तखत किए। विपक्ष और अर्थशास्त्रियों ने सरकार और राष्ट्रपति की इस पर आलोचना की। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला फखरुद्दीन अली अहमद साहब का, जब राष्ट्रपति थे तो 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने देश में आपातकाल लगाने के मसले पर दस्तखत किए। रात 11 बजे राष्ट्रपति के पास औपचारिक रूप से फाइल भेजी गई जिस पर उन्होंने तुरंत साइन कर दिए, जबकि उस पर कैबिनेट ने कोई मंजूरी नहीं दी थी। नीलम संजीव रेड्डी साहब ने प्रिंस चार्ल्स की शादी में जाने को लेकर इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति में विवाद हो गया था, तब राष्ट्रपति ही गए थे वहां पर। ज्ञानी जेल सिंह राजीव गांधी सरकार के पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर साइन नहीं किए जी। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह साहब, राष्ट्रपति के अधिकारों और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं। अधिकार तो दे रखे हैं, हाथ बंधे हुए हैं। जब आप कहते हैं कि केंद्र यदि सरकार जो है, मंत्रिपरिषद जो है, यदि उसे कोई बिल को दोबारा भेज दें तो राष्ट्रपति को उसको साइन करने ही होंगे। राष्ट्रपति केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी विवेक से फैसला ले सकता है। कई बार कुछ और गलतियां भी हुई हैं, जैसे सरकार बनाने को लेकर कि स्पष्ट बहुमत है कि नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक डर ये भी बना रहता है कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाए तो फिर वहाँ पर उसके अलग तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? विजय जी, पहली बार मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो संसदीय प्रणाली होती है, चाहे वो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र वाली संसदीय प्रणाली हो या गणतांत्रिक संसदीय प्रणाली भारत में, राज्य प्रमुख की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की है, किंतु वो नाम मात्र की भूमिका है। निर्णय वो नहीं लेते हैं। कुछ निर्णयों को वो पुनर्विचार के लिए भेजकर उस पर मंत्रिपरिषद को या संसद को पुनः विचार के लिए जरूर वो प्रेरित कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझिएगा कि जो मंत्रिमंडल का निर्णय होता है वो मंत्रिमंडल का निर्णय राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से ये विकल्प है, वो उसे पुनर्विचार के लिए या अपने कुछ सुझाव के द्वारा वो मंत्रिपरिषद को वापस करे। और यदि बिना किसी परिवर्तन के मंत्रिमंडल ने उस पूर्व निर्धारित जो भी निर्णय हुए थे उसको एज इट इज अगर भेजा तो अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, पहली स्थिति में समय की सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह होता है, जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं,
कि राष्ट्रपति चाहे तो उस निर्णय पे फैसला न कर, उस पर अपनी सहमति और उसे अनुमोदन न देकर उस पर निर्णय को रोक करके चुपचाप बैठ जाए। वो ना भी नहीं कहेंगे लेकिन वो हाँ भी नहीं करेंगे। तो आप इस बात को समझिए जरूर। इसीलिए पुनर्विचार की स्थिति में निसंदेह राष्ट्रपति यदि विवेक सम्मत और विवेक के आधार पर तय करते हैं कि यह निर्णय उचित नहीं है तो वो रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। और पुनर्विचार का अर्थ क्या होता है? इस बीच में मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ये बात पहुंचती है और जनता में एक लोकमत पक्ष में या विपक्ष में बनता है, तो वह सरकार पर भी दबाव के रूप में काम करता है। अब पोस्टल बिल के विषय में आप जानते होंगे कि राजीव गांधी के समय में पोस्टल बिल जो किसी प्रकार की प्राइवेसी में प्रोफेसर सिंह, क्या मैं आपकी इस बात से राष्ट्रपति ने जो है पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा। आप याद रखिए, पॉकेट वीटो किया उसको, उस अपनी अमेंडमेंट बिल को पॉकेट वीटो किया। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे मोटी बात कि क्या आप मोर एक्टिव प्रेसिडेंट की सिफारिश कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री चुनकर आ रहा है, उसके ऊपर आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर एक जो प्रेसिडेंट है हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड, उनको उससे ऊपर रखना चाहते हैं ताकत के तौर पर? ये नहीं कहा गया है जी। संविधान की जो संसदीय प्रणाली में सीमा है उसके तहत ही हम राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार और उसकी शक्तियों को देखते हैं जी। किंतु समय समय पर राष्ट्रपति को सरकार के गलत निर्णयों पर उसे पुनर्विचार के लिए कहना वो संविधान सम्मत है जी। वो कोई प्रो एक्टिव प्रेसिडेंट की बात नहीं है जी। लेकिन आप आंख मूंद करके यदि सरकार के फैसले को बिना जनहित का ध्यान रखे हुए उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं तो निसंदेह वह कमजोर राष्ट्रपति, वह देश के हित में नहीं है, वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं कि 1975 में जिस प्रकार से इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई और रात में बिना मंत्रिपरिषद के या मंत्रिमंडल के मीटिंग नहीं हुई और प्रधानमंत्री ने उन्हें आपातकाल की घोषणा करने के लिए 352 धारा के अंतर्गत जो है निर्णय भेजा और उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। जबकि लेकिन सर इसके अलावा बहुत उदाहरण हैं राष्ट्रपति भवन के जिसमें राष्ट्रपति ने जो साइन किए और या वापस भेजा या पॉकेट वीटो भी किया, तब भी सरकारों की हिम्मत नहीं हुई। वो 1951 में चाहे हिंदू कोड बिल को लेकर बात हुई हो या सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वक्त चीन के मसले पर रक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात रही हो या तमाम तरीके के ऐसे भी फैसले हैं जो उनका इशारा ही काफी था, ऐसा मैं समझता हूं। साहिब साहब आपके पास आना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के साथ साथ एक पद और जुड़ा हुआ है राज्यपाल का। राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका कमोबेश एक जैसी है केंद्र और राज्य के स्तर पर। आजकल हमारी जो चुनी हुई सरकारें वो कई राज्यपालों के एक्टिव होने से ज्यादा परेशान हैं, तो आप इस भूमिका को राज्यपाल और राष्ट्रपति के रेफरेंस में कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ को आप सम्मानित करते रहते हैं। जी जी, देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दरअसल में संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत काम करते हैं, लेकिन ये जैसे राज्यपाल का पद है, राज्यपाल विशेष करके जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तबका जनजाति वर्ग का उनका विशेष ध्यान अलग से रखने का उनके अधिकार क्षेत्र में प्रावधान किया गया जी। और वो ऐसी स्थिति में कहीं पर अगर कोई संकट है, कोई बात गड़बड़ हो रही है या सरकार कुछ उनके हितों के विपरीत कोई काम कर रही है तो राज्यपाल जो है उनके पक्ष में उनके हितों को संरक्षित करने का आदेश कर सकते हैं, उसको मैंने उनके हितों को ठीक करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। ये अधिकार उनके क्षेत्र में भी है। राष्ट्रपति जी के पास भी इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार उन देश के उपस्थित परिस्थितियों को ठीक करने के लिए सरकारों को निर्देशित कर सकते हैं सरकार को, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसमें मैं समझता हूँ कोई संविधान के विरुद्ध या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई काम होगा ऐसा भी इसको नहीं माना जाता जी। और ये परिस्थितियों के साथ में इस तरह के फैसले कर सकते हैं जी। भारतीय जी, संविधान का हमने बहुत चर्चा की है, प्रोफेसर सिंह साहब ने भी की, साहिब साहब ने भी की, आप भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन संविधान में हमारे संविधान की एक खूबसूरती ये भी है कि उसमें बहुत कुछ अनकहा भी है, बहुत कुछ बिटवीन द लाइंस भी है।
तो राष्ट्रपति को जो ताकतें हैं, अधिकार हैं, शक्तियां हैं, वो लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे तो कम लगती हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस, अंडर द लाइंस बहुत ज़्यादा ताकत है। क्या इससे ज़्यादा ताकत हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है या मजबूत कर सकती है? विजय जी, ये सवाल बहुत मज़ेदार सवाल है, पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हम दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं जी। एक तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को और शक्तियां मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या मिलने से वो कहीं तानाशाह जैसा तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, हम ये अंदाज कर रहे हैं उस पद के ऊपर जो व्यक्ति बैठता है उसमें विवेक कितना है जी। तो मुझे लगता है दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनकी प्रधानमंत्री के साथ बहुत कम तकरार हुई है जी। सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी की हुई है, लेकिन वो निपट गई है क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे जी। और इसके बाद भी जो लोग राष्ट्रपति हुए या प्रधानमंत्री हुए उनमें इतनी समझ हुई कि उन्होंने आपस में बैठ करके उन मसलों को हल कर लिया। हालांकि भले ही कुछ प्रधानमंत्रियों को लगा हो कि राष्ट्रपति हम राष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति को लगा हो कि प्रधानमंत्री हमें पूरी जानकारी नहीं देते, लेकिन ये छुपे छुपे खबरें बाहर आई, ये कोई इशू नहीं बना। हाँ, ये सवाल अलग है कि हम पूरे संविधान की समीक्षा की बात सोच रहे हैं क्या, क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के इधर के लोग या उधर के लोग कुछ बहुत संतुष्ट हैं, कुछ बहुत असंतुष्ट हैं। और एक बार अटल जी के समय इसके व्याख्या की बात हुई थी जिसका देश में काफ़ी लोगों ने विरोध किया था। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या आज संविधान की पुनर्व्याख्या का समय आ गया है क्या? इस समय देश की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति हमारा संविधान कर रहा है क्या? ये सारे सवाल लोगों के दिमाग में हैं। आप एक और पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं संतोष जी? एक और पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं आज? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो हम विषय जिसके ऊपर बात कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी रबर स्टाम्प होंगी या नहीं होंगी, तो वो उतनी ही रबर स्टाम्प होंगी जितनी APJ साहब थे, जितने ज्ञानी जैल सिंह थे, या जितने उनका फखरुद्दीन साहब का तो नाम मैं लेता नहीं क्योंकि अगर आपको याद हो तो अबू साहब ने एक कार्टून बनाया था, स्केच बनाया था कि वो बाथरूम में बाथटब में नहा रहे थे और बनाया था कि वो साइन कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर, कानून बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि वो स्थिति मुर्मू जी के साथ नहीं आएगी क्योंकि आखिर वो राज्यपाल रही हैं, राजनीति को समझती हैं, अच्छे विधायक का उन्हें सम्मान मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा बने या मुर्मू जी बने, आज की तारीख में यशवंत सिन्हा आउट ऑफ क्वेश्चन है। हालांकि अभी आपके यहाँ एक आपने बाइट दिखाई किसी की, यशवंत सिन्हा ही जीतेंगे अगर वो जनता का मन है तो ये एक भारतीय राजनीति में एक कमाल का काम होगा। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, उनके ऊपर जो तेजस्वी यादव जी ने और यशवंत सिन्हा जी ने कहा रबर स्टाम्प, मुझे नहीं लगता कि वो रबर स्टाम्प जैसा बिहेव करेंगे। मैंने जिन कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम लिए वो भी उसी तरीके से काम करेंगे। अभी हमारे रामनाथ कोविंद जी इन्होंने जिस तरीके से काम किया, इन्होंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। जब वो दलित समाज से आते थे, अनुसूचित समाज से, उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। मुझे लगता है राष्ट्रपति की एक कुशलता ये भी होनी चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री के साथ कोई भी वैमनस्य लोगों के सामने ना आने दे, नहीं तो इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने वाले जो दूसरे कारक हैं वो अचानक सक्रिय हो। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। प्रोफेसर सिंह, जो भारतीय जी कह रहे हैं, क्या तकरार होना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच तकरार होना ही एक एक्टिव प्रेसिडेंट या मोर पावरफुल प्रेसिडेंट होना बताता है? और क्यों जरूरी नहीं है कि दोनों लोग मिलकर देश का लोकतंत्र चला सकें? नहीं, पहली बात, मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूं विनम्रता के साथ कि संविधान ने सभी पदों की अपनी मर्यादाएं और सीमाएं तय कर दी, उनके अधिकार और उनकी शक्तियां भी तय हैं। तकरार से निसंदेह कई बार स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन ये भी तय है क्या, अगर एक प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध कथन है ना कि बिगाड़ के डर से
क्या तुम ईमान की बात नहीं करोगे क्या? तो ये बात भी ध्यान रखना है। आफ्टर ऑल जिन पदों पर, संवैधानिक पदों पर व्यक्ति बैठे हैं, संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं और जनता का विश्वास उनमें है, तो समय आने पर तकरार की परवाह ना करके उन्हें संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों और संविधान की रक्षा की जो उन्होंने शपथ ली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। ये मेरी बहुत साफ समझ है। इसलिए वैसे ये तो मैं समझ गया बात आपकी, लेकिन मुझे ये समझाइए थोड़ा सा, ये विद्वान सब लोग मेरे साथ आ जाते हैं तो मेरी थोड़ी दुविधा बढ़ जाती है। जो संतोष भारतीय जी कह रहे हैं, क्या आप उसके साथ आगे जाना चाहते हैं कि संविधान की पुनर्व्याख्या का वक्त आ गया है? देखिए, मैं इस बात से अभी, संतोष भाई के इस बात से अभी सहमत नहीं हूँ। पहले भी वेंकट चलैया के समय आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस थे और उनको अटल जी के समय भी चर्चा भी हुई, और बाद में वेंकट चलैया ने कह दिया कि संविधान के जिसको कहते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए उस पर रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया था। के.आर. नारायणन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि संविधान फेल नहीं हुआ है, हमने संविधान को फेल कर दिया है। इसका मतलब है कि जब हम अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का, उसकी सीमाओं और उसकी मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, तब जाकर के संकट भी, राजनीतिक संकट पैदा होता है, प्रोफेसर सिंह, संवैधानिक संकट पैदा आप जो दो बात कह रहे हैं वो आपस में क्या कंट्राडिक्शन तो नहीं है? मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, जो प्रेमचंद का जिक्र किया सर, आपने प्रेमचंद का जिक्र किया और के.आर. नारायणन का जिक्र किया, ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या है, वो संविधान के रक्षक भी हैं, संविधान प्रमुख और रक्षक भी हैं, लेकिन निसंदेह शासन करने का उन्हें अधिकार जनता ने नहीं दिया है। संसदीय प्रणाली में 2 सिरों वाली सरकार होती है, जो व्यवस्था कहते हैं, है ना, 2 हेड्स। लेकिन शासक को नियंत्रित करने का अधिकार तो दिया है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उस अधिकार का प्रयोग अगर फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने प्रधानमंत्री को ये कहा होता कि कम से कम मंत्रिमंडल की मीटिंग तो कर लीजिए मैडम, और उस पर विचार करके फिर भेजिए। मैं आपको बार बार एक शब्द कर रहा हूँ, अंततः राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है, वो मंत्रिमंडल के फैसले को सदा सर्वदा के लिए कम से कम पुनर्विचार के बाद रोक सके, बिल्कुल नहीं। आप तत्काल उसको, जिसको पॉकेट वीटो कहते हैं, उसी प्रकार से संसद के मामले में अगर संसद पुनर्विचार के बाद एकदम बिना कॉमा और सेमी कॉलम को भी बदले पुनः भेज दे उसी बिल को, तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं है। जिससे राष्ट्रपति पद की सीमाओं का हमेशा ध्यान रखिए, और वो सीमाएं संविधान निर्माताओं ने इसलिए बनाई है कि संसदीय प्रणाली की जो मूल संरचनाएं हैं, उसमें भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश महारानी के बजाय निर्वाचित पद बनाया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रपति समय समय पर कुछ गलत फैसलों को रोकने के लिए पुनर्विचार के माध्यम से या समय पर उस पर अनुमोदन न दे करके जनता में जनमत को मजबूत कर सकते हैं और उस गलत फैसले को रोकने में सहायक। प्रोफेसर सिंह, आप ऐसा लगता है मुझे वो फिल्मी गाना याद आता है, आपकी बात से वो फिल्मी गाना याद आता है कि चिलमन में भी रहते हैं, सामने आते भी नहीं, साफ दिखते भी नहीं। जरूरी है कई बार। प्रोफेसर ठीक है, साहिब साहब, आप उस सरकार में, वाजपेयी सरकार के साथ रहे हैं जिसमें संविधान की पुनर्व्याख्या पर या रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हुई थी और काफी विरोध भी हुआ, जिसका भारतीय जी ने भी जिक्र किया, प्रोफेसर सिंह ने भी जिक्र किया। आज आपको लगता है कि संविधान की पुनर्व्याख्या का वक्त आ गया है? वैसे भी आप बहुत सारे कानून बदल रहे हैं। जी, मुझे तो देखिए, परिस्थितियां भी जिस तरह से हैं देश में अलग अलग प्रकार की, ये अलग से सोचने का समय तो हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अभी एकदम से संविधान को फिर से रीराइट किया जाए, फिर से विचार किया जाए, उसकी तुरंत आवश्यकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन देश में जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसको ध्यान में रख करके क्यों ऐसा हो रही है, उस परिस्थितियों का कम से कम स्टडी तो करना ही चाहिए। कुछ बातें आने लगी हैं, लेकिन अभी तत्काल संविधान को फिर लिखा जाए, फिर उस पर तुरंत विचार किया जाए, उसकी तुरंत आवश्यकता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा सा शब्द जानना चाहता हूं, जानकारी, आप तीनों ही मेहमानों से वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, कि क्या जो हमने सवाल किया वो सवाल यशवंत सिन्हा जी ने उठाया था, इसलिए हमने उस सवाल को समझा कि आज जरूरी है
क्या आप समझते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, जिनको मुझे लगता है कि 62% के करीबन वोट मिलेंगे इस चुनाव में, 61 से 62% के बीच में, यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी? केवल छोटा सा जवाब साहिब साहब। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो रबर स्टैंप होगी। संविधान में जो प्रावधान है, संविधान उसका में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, जिस राष्ट्रपति के रूप में होंगी उसका इस्तेमाल करेंगे और देश उनके सामने होगा, देश की परिस्थितियां उनके सामने होगी। वो रबर स्टैंप नहीं होंगी, लेकिन संविधान सम्मत वो अच्छे से काम करेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय साहब, छोटा सा जवाब। छोटा जवाब इतना ही मैं कह सकता हूं कि उनको वो बिल्कुल नहीं बनेगी रबर स्टाम्प, क्योंकि उससे हिंदुस्तान में एक नया सवाल जो आपने कहा कि जो दलित, पिछड़ा या आदिवासी होता है उसको मान लेते हैं कि अकुशल है, वहीं से बात की शुरुआत होती है। इसको साबित करने में द्रौपदी मुर्मू जी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर है और वो उसे साबित करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर सिंह जी, देखिए, जो मैं बार बार करूं कि मैं द्रौपदी मुर्मू को ना तो एक आदिवासी के रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूं, ना महिला के रूप में। मैं उन्हें एक राष्ट्रपति के प्रबल दावेदार के रूप में देख रहा हूं। लेकिन उनका जो पार्टी के अंदर राजनीतिक कद है और भाजपा के कार्य की जो प्रणाली है और व्यक्ति केंद्रित जो भाजपा की आजकल शासन सत्ता है, उसमें द्रौपदी मुर्मू को बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिलने वाला है। और सामान्यतः वो अपने पूर्व, जो अभी पूर्व तो अभी नहीं हुए हैं, रामनाथ कोविंद के तरह ही राष्ट्रपति प्रमाणित हो सकते हैं। उससे अधिक मैं कतई कोई संभावना नहीं देखता हूं। नहीं, रबर स्टैंप मानते हैं आप? देखिए, मैंने क्या कहा, रबर स्टाम्प शब्द का प्रयोग आप करें, लेकिन मैंने ये कहा, यशवंत सिन्हा जी ने किया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल बहुत सामान्य कार्यकाल होगा और प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के फैसलों को चुनौती देने की क्षमता वो प्रदर्शित नहीं कर पाएंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हम द्रौपदी मुर्मू यदि राष्ट्रपति चुनी जाती हैं, 21 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 25 तारीख को बनेंगी, तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम खासतौर से नहीं मानते कि द्रौपदी मुर्मू एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी। वो संविधान की रक्षा करेंगी और देश को जितनी जरूरत होगी उस पर वो खरी उतरेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी। इस पर काफी लोगों की राय मिली है। 3% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है, वहीं 97% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी देश के या हमारे जो वोटर हैं जिन्होंने पोल किया है, उसमें से 97% लोग नहीं मानते कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी। बहुत शुभकामनाएं। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी। अब आखिर में मेरी भी बात छोटी सी, यानी विजय व्यू। लकीरें खींचो, मिटाओ, तुम्हें इजाजत है। जीतो और जीत का जश्न मनाओ, तुम्हें इजाजत है। जो दिल में दबी बात थी, जो तुम कह ना सकी, जमाने भर को बताओ, तुम्हें इजाजत है। तुम्हारे नाम में है महफिल, तुम्हारे नाम में है शान। दिए जलाओ या बुझाओ, तुम्हें इजाजत है। तुम्हारी राह की दीवार हम नहीं बनेंगे। जहां भी जाना है जाओ, तुम्हें इजाजत है। कहने दो रबर स्टैंप जो तुम्हें कहते हैं, तुम अपना धैर्य न गवाओ, तुम्हें इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।